हम लोग आज कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या पढ़ेंगे? उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, कैश का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बात समझ में आती है? क्लासिफिकेशन कैसे है बताएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। पहले नंबर पे है ऑपरेटिंग। ठीक है, दूसरे पर क्या पढ़ लें बताइए? इन्वेस्टिंग पढ़ लें या कौन सा? जो भी पढ़ लें, कोई ऐसा नहीं है कि यही वाला होगा। इन्वेस्टिंग। और तीसरे पर फाइनेंसिंग। अच्छा, एक्टिविटी भी लिख दें इसके आगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नाम से ही अगर आप देखें, जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण होता है। तो अब क्या करें, हम लोग 150 टाइप की ट्रांजैक्शन लिख लें और याद कर लें फटाफट से। और याद कर लेंगे तो बोर्ड में तो लिख ही ले जाएंगे, बाकी आगे का देखा जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, हम कुछ भी नहीं याद करना चाहते इस तरीके से। हम इस बात को समझना चाहते हैं कि एक्टिविटी जो होती है वो हम कैसे पहचान करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर कंपनियों को दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक फाइनेंसिंग कंपनी और एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब जो होता है, जिनका काम है कि वो लोगों को लोन देना, पैसे जमा करना, जैसे मतलब जो बैंक्स की एक्टिविटी होती है उस टाइप की जो एक्टिविटी करते हो फाइनेंसिंग कंपनी में आते हैं। और एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है जो मतलब अदर काम करती, कपड़ा खरीदना, जूता खरीदना, बेचना, ये सब काम जो करते हैं। ठीक है, इससे चीजों को डिसाइड करना, मतलब कि उनकी कौन सी चीज को, कौन से ट्रांजैक्शन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे, कौन सी फाइनेंसिंग में ले जाएंगे, कौन सी इन्वेस्टिंग में ले जाएंगे। अब जैसे मैं एक बात करता हूं, मैंने लिखा परचेज ऑफ गुड्स। ये कौन सी एक्टिविटी होगा? ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि यही हमारा काम है। ठीक है, अब सवाल यह है कि परचेज ऑफ गुड्स आपने कैसे कह दिया कि ऑपरेटिंग होगा? हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो ऑपरेटिंग जरूरी थोड़ी ना है। हूं नहीं, गलत बात, चूंकि गुड्स 11th में पढ़ाया हमने। परचेज ऑफ गुड्स का मतलब सदैव होता है कि जो है, गुड्स का मतलब हुआ कोई भी आर्टिकल जो हम इस पर्पज से खरीदते हैं कि उसे मुझे आगे बेचना है, दैट इज कॉल्ड गुड्स। जब हम 12th में पढ़ रहे हैं तो हमें वो बात 11th वाली याद रहनी चाहिए जो हमने पढ़ाया है। गुड्स का मतलब ही होता है मर्केंटाइज गुड्स, जो कि हम खरीद रहे हैं और आगे बेचेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ परचेजेज लिखा होता तब क्या करते? फिर तो एक बड़ा सवाल था। सिर्फ अगर परचेजेज लिखा होगा तब हम क्या करते? अब तो हम फंस गए, पता नहीं एसेट की खरीदारी है या स्टेशनरी की खरीदारी है या गुड्स की। ये कंफ्यूजन है ना, या नहीं? हाँ, अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया तो अभी 11th क्लास से आ रहा। अब देखिए हम फंस जाते हैं, कहां फंस जाते हैं? परचेज है तो क्या है? अगर वो परचेज है तो क्या खरीद रहे हैं? कुछ लोग इस चक्कर में परेशान हो, अरे क्या खरीद रहे हैं भाई? आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, परचेज का मतलब ही है गुड्स परचेज। अब अगर उसने कहा परचेज ऑफ फिक्स असेट, अब वो फिक्स असेट हो गया। परचेज ऑफ स्टेशनरी, अब वो स्टेशनरी हो गई। बट परचेज का मतलब ही होता है कि मर्केंटाइज गुड्स की खरीदारी को हम अकाउंटिंग के टर्म्स में परचेज बोलते हैं। तो परचेज में तो, अच्छा यहां तो हमने पूछा नहीं, आपने पूछा नहीं कि ये बताइए सर कि कौन सी एक्टिविटी, ये फाइनेंसिंग है कि नॉन फाइनेंसिंग कंपनी? यार, परचेज ऑफ गुड्स का मतलब ही हो गया कि नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है। गुड्स खरीद के बेच, इसका मतलब गुड्स खरीद रही जिसको कि बेचेगी वो। तो जो फाइनेंसिंग कंपनी होगी गुड्स खरीद के थोड़ी बेचती हो, तो पैसा इकट्ठा करके लोन देती है, ये हुआ फाइनेंसिंग कंपनी का काम। बात को समझना, हम
सब क्वेश्चन पर तुरंत नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो मैडम ने खूब लगवाया होगा, मैडम सर जिसने भी पढ़ाया होगा, आपकी बुक में भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चन दिए ही होते हैं, लेकिन हम बगल वाले से पूछते हैं। और एग्जाम में 12th एग्जाम अब शुरू होने वाला है ना, किस डेट से? फरवरी से शुरू है। हाँ, अकाउंट का पेपर तो मार्च में है ना, सीबीएसई का। तो 20 कि 23rd को है, पता नहीं, मुझे डेट नहीं याद है। तो जब हमने परचेज ऑफ गुड्स लिखा तो हमारे दिमाग में बात आएगी कि ये फाइनेंसिंग कंपनी की बात नहीं हो रही है और गुड्स खरीदा जा रहा है। सिर्फ परचेजेस लिख करके आता है तो क्या समझ में आता है कि वो भी गुड्स की परचेज है। सेल्स लिखा है, सेल किस चीज का हो सकता है? गुड्स का ही हो, तो कई चीजों का सकता है, लेकिन जब लिखा है तो एजम्पशन होती है। बात समझ में आ रही ना? अब ये रटना नहीं है कहीं जाकर के, अरे सेल्स कौन सा हो सकता है। बेजेज है, बेजेज क्या है? अब बेजेज अगर घर बनवाने के लिए दे रहे हैं तो घर घर की कास्ट में जुड़ जाता है मशीनरी। लेकिन अब हम ये नहीं सोचें, कुछ मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लोग ये सोचने लगते हैं ऐसा भी तो हो सकता है। जो कुतर्की माइंड के लोग होते हैं ना, वो मतलब की बातें कम सोचते हैं, बेमतलबी बातें ज्यादा सोचते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो तर्क करिए, अपने लॉजिक को इंप्रूव करिए, इलॉजिकल माइंड नहीं बनाना है, ठीक है? लॉजिक राइट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको भगवान ने दिमाग दे दिया है तो उसका गलत प्रयोग करें, दूसरे डायरेक्शन में लेकर के जाएं, सही दिशा में सोचिए, ठीक है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर की परचेज की जब बात करता है तो दिमाग में बात आती है कि पता नहीं है जो डीलर है कहीं फर्नीचर का तो डीलर नहीं है। ये नहीं सोचना हमको। जैसे फर्नीचर की बात करता है मतलब तुम अपने यूज के लिए ला रहे हो, नहीं तो ऊपर लिखा जाएगा कि ये जो है इसका डीलर है। बात समझ में आ रही ना? मैं सिर्फ दिमाग को क्या रखना, कैसे रखना है, ये आगे जब आप लोग जाएंगे सीए फाउंडेशन वगैरह पढ़ेंगे या पीसी वगैरह पढ़ेंगे, वहां सब भी जरूरत आती है और लोग वहां भी रटते हुए नजर आते हैं, ठीक है? आप पूछ के देख लीजिएगा, सिर्फ इतना पूछ लेना, बच्चा सीए फाइनल पढ़ रहा हो, एक्सपेंस की परिभाषा बता दो, मैं दावे के साथ कहता हूं 95% फेल हो जाएंगे। मैंने पढ़ाया हुआ है एक्सपेंस की डिफिनेशन, ठीक है ना? गुरु मैडम जी से पूछ लो तो पूछ के अंदाज ही लिया होगा कि क्या बता पाते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर इज अ फिक्स असेट। फिक्स असेट मीन्स यू आर इन्वेस्टिंग और कैश इन फिक्स असेट। बात, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो शब्द से ही लग गया, इन्वेस्टिंग तो एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ कार, फिर दिमाग में बात आती है ना? नहीं आती है। अब दिमाग में बात बार बार नहीं लाना है, अगर हरदम आती रहेगी तो हम हरदम नहीं बताएंगे, ठीक है? अब हम सोचने लगे कार का डीलर तो नहीं ऊपर लिखा होगा, सोचने की बात नहीं, नहीं है तो फिक्स एसेट एज्यूम कर लिया जाता है। ये मेरी एजम्पशन नहीं है। कोई लोग ये सोचने लगते ना, अगर मैं ऐसा ना एज्यूम करूं, ये अकाउंटिंग के एजम्पशन है, ऐसा नहीं एज्यूम करोगे बहुत कुछ नहीं होने वाला, कोई जेल और वो नहीं होगी, बस एग्जामिनर नंबर नहीं देगा तुम्हें। 12th में तो मार्क्स कट मतलब माइनस भी नहीं है, मार्क्स मिलेंगे नहीं, ये सिर्फ व्यवस्था है। लेकिन किसी कंपिटिटिव एग्जाम में निगेटिव भी लगता है, तो इसलिए ये नहीं सोचना है। तो परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ कार, कार मतलब यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन अ फिक्स एसेट, ठीक है? अब हमने कहा लाओ मार्केट में शेयर इशू करते हैं, इशू ऑफ शेयर। शेयर क्यों इशू किया जाता मार्केट में? पैसा की कमी है, कंपनी में पैसे की कमी है, पैसा लेना है हमको। क्या अनायास हम शेयर इशू करते हैं? नहीं ना, हम तो पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है इसलिए ले रहे हैं। अच्छा, जब घर हम मान लो कोई व्यक्ति घर खुद बनवा लेता है वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन जब वो बैंक से पैसा लेता है किसी काम के लिए, घर बनवाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? हमने फाइनेंस कराया है, लोन लिया है। लोन का मतलब ही फाइनेंस होता है। तो जब हमने क्या लिखा है, शेयर इशू किया, शेयर क्यों इशू किया है? पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो कौन सी एक्टिविटी होगी? फाइनेंसिंग। तो जो शेयर से पैसे आए जाएंगे वो सभी क्या है? हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ध्यान देना है, जब मैंने शेयर इशू मैंने बोला इसीलिए है, स्पेशली बोला है इस बात को, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, ये बात है। अगर मैं यहां पर ये देखूं, एक ए लिमिटेड है और दूसरा बी लिमिटेड है,
ये मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आप रटते हुए नजर आते होंगे। ए लिमिटेड ने इशू किया शेयर और बी लिमिटेड ने क्या किया, परचेज किया है। अब भाई एक बात अभी और आपके मन में आना शुरू हो जाएगा, उसको रोके रहिएगा कि ये भी इशू कर सकती है, ये वो जो इशू कर सकती है इसी तरीके से ट्रीट होगा, लेकिन इसके शेयर को बी लिमिटेड खरीद भी सकती है। अब ध्यान देना, जो इशूइंग कंपनी है वो अपने पैसे के लिए कर रही है काम, बात समझ में आ रही है, तो उसे क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन जो खरीद रही है उसके पास पैसा बचा हुआ होगा, उस पैसे को लगा रही मतलब इन्वेस्ट कर रही है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब एक और बात है, इससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटी होती है, अब इसमें डिविडेंड एक फैक्टर होता है, इसमें भी डिविडेंड होगा कि नहीं होगा, बोलिए फटाफट है। बस इसमें यह है कि डिविडेंड दिया जा रहा है, जब डिविडेंड पेड होता है वो इशू के साथ होता है, और जब डिविडेंड रिसीट होता है तो परचेज आप शेयर के साथ में होता है। बात समझ में आ रही ना। सबसे अधिक कंफ्यूजन लोगों को इन्हीं सब चीजों पर होता है। मीन्स यू आर issuing the share means financing activity, तो when company is distributed the dividend that is called finance, मैंने यहाँ गलत तो नहीं बोला था, फिर से मैं सुधार रहा हूं। if company is issuing the share this means financing activity, तो if company is declaring the dividend and paying the dividend, declaration से सिर्फ बात नहीं बनती, if company is paid the dividend this means this activity is also called ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल है क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट इफ कंपनी परचेजेस द शेयर दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इफ कंपनी इफ कंपनी आर एनी अदर पर्सन रिसीव द डिविडेंड दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बात समझना है। इफ यू आर परचेजिंग द कार दैट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट इफ यू आर सेलिंग द कार, वही कार जो आपने, ध्यान दीजिएगा, selling the car in the sense you are not a dealer of the car, you are selling your fixed asset, in that situation you can say मतलब this activity is also called the investing activity। मतलब यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आया और वहां पर पैसा गया, जब खरीदा तो पैसा गया। तो यहां पर जो भी हम कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो, अगर अब हम बात करें तो कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ, पैसे का बहाव है। एक तो इनफ्लो होता है और दूसरा आउटफ्लो होता है। जब पैसा आता है जिस भी एक्टिविटी में, चाहे कौन सी है, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, तो इन और आउट दोनों सिस्टम है। बात समझ में आ रही है। इन और आउट दोनों ही सिस्टम होते हैं। जब पैसा इन हुआ है तो इनफ्लो कहते हैं, जब पैसा आउट हुआ है तो आउटफ्लो कहते हैं। तो ये बात समझ में आई है। लोन लेते हैं, ध्यान देना, लोन लेते हैं तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जब ब्याज देते हैं तो वो भी फाइनेंसिंग हुई। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब लोन लेते हैं तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है। और जब लोन देते हैं, अच्छा लोन देने वाले में तो वो दूसरी बात आ जाएगी, वहां पर वो कंपनियों की बात आ जाएगी, ठीक है। तो और इसमें अब यही अगर बैंक की बात करें, अगर आपसे कहता है कि बैंकिंग कंपनी है तो इंटरेस्ट उसे मिलता है या वो इंटरेस्ट देता है, ध्यान से सुनना है। बैंकिंग कंपनी अगर इंटरेस्ट, या फाइनेंसिंग कंपनी जिसे कहते हैं, अगर इंटरेस्ट देती है तो भी ऑपरेटिंग है, और इंटरेस्ट पाती है तो भी ऑपरेटिंग है। रीजन क्या है, उसका काम ही यही है, ठीक है। इस पॉइंट पर थोड़ा कंसीडर करना होगा कि कौन सी कंपनी है, फाइनेंसिंग है नॉन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग कहते ही इंटरेस्ट लेना और देना दोनों ही काम उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है, इतना सा ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही ना। तो क्या इतने में कहीं डाउट है, नहीं है? तो मैं जरा एक क्वेश्चन पढ़ूं, पूछूंगा सिर्फ, मैं लिखूंगा नहीं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग सर्विसेज क्या होगा, ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि हम अपने ऑपरेशन से मतलब बिजनेस की एक्टिविटी से कमा रहे हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन,
वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेटर से, डेटर से अगर पैसा पाते हैं तो क्या है, कैसे, वो तो ना सेल किया ना परचेज किया। हाँ, डेटर सेल से ही बना है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी करूंगा बीच में, ध्यान रखना है। कैश पेमेंट फॉर परचेज एंड गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, हाँ, और ट्रेड पेबल को जब कैश पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑपरेटिंग है, क्योंकि परचेजेस की एक्टिविटी से कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा मुश्किल नहीं लग रहा है। इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो तो हमने पढ़ाया। अच्छा, जब हम कोई भी मान लो घर खरीद लेते हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है, और अगर उसी घर को खरीदने के लिए हमने लोन लिया, अब एक केस बनाते हैं हम लोग, एक हाउस परचेज हुआ या बिल्डिंग परचेज हुई, एक बिल्डिंग परचेज की गई 1 CR की, जिसमें से 40 लाख जो है लोन लिया है। अब बताइए क्या होगा। तो बिल्डिंग की वो इन्वेस्टिंग थी और जो लोन लिया वो फाइनेंसिंग। तो 1 करोड़ हमारा इन्वेस्टिंग हो गई और 40 लाख जो है फाइनेंसिंग हो गई। ठीक है, ये बात समझना होगा, ठीक है ना। डिबेंचर, डिबेंचर भूल गए थे, डिबेंचर कंपनी इशू करती है, वो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। हाँ, क्योंकि वो भी कैश कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, और उसका डिबेंचर का काम क्या है, तो अगर डिबेंचर पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इसके बाद एक आध और एग्जांपल ले लें आपकी बुक से। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, जो लोन लिया उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग। ठीक है, और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अगर करते हैं तो ये कौन सी एक्टिविटी है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब समझते हैं कि नहीं, रिडेम्पशन करने का मतलब क्या होता है, मतलब शेयर को दे देना, वापस करना। ठीक है, मतलब ये कौन सी एक्टिविटी होगी, वो भी तो एक तरीके से रीपेमेंट ही है ना। जब रीपेमेंट है तो जाहिर सी बात है कि फाइनेंसिंग ही होगा। इस तरीके से जोड़ना है, देखो घबराना नहीं है, पहले उसका मूल क्या था, अगर हो सकता है वो खुद ही मूल हो तब समझ लेना है, अगर वो मूल नहीं है मतलब ओरिजिनल नहीं है तो फिर उस कहां से आया वो देख लेना है। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं होगा, गारंटी है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कैश, जिस कैश की मैं बात कर रहा हूं क्या सिर्फ कैश है या कुछ और भी चीजें इसमें शामिल होती हैं, ये भी तो एक बात है। हम किसके लेन देन की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक कैश होता है, जो बैंक में बैलेंसेज हैं वो होते हैं, कोई भी हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, या कोई भी इस तरीके की कोई भी चीज जिसको कि हम एक शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक वैल्यू भी उसकी निश्चित होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हम यहाँ पर सिर्फ कैश की बात नहीं कर रहे हैं, कैश फ्लो में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात होती है। बात समझ में आ रही ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसकी बात हो रही है। डिफिनीशन तो नहीं लिखना है ना, डिफिनीशन तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो इतने पर आगे फिर हम लोग मिलते हैं। इतना तो समझ में आया ना कि कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।